हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका, मेरा टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हमारा क्या टॉपिक है। तो आज भाई हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से पेंसिल, नोटबुक, पेन वैन सब लेकर आ जाओ, जल्दी से भाग के जाओ, जल्दी लेकर आओ। क्योंकि आज हम आपको ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसे मेथड से आपको पढ़ाएंगे कि आपको ये चैप्टर ना एक ही बार सुनने में बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे हम इंडियन इकोनॉमी को। बहुत अच्छे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, इतने अच्छे नोट्स दिखाऊंगा आपको, बेफिक्र हो जाओ आप। बिल्कुल पहला चैप्टर हो गया समझो आपका। जितने भी नंबर का आना है ना, वो नंबर पक्के हो गए आपके। तो जल्दी से लेकर आओ नोटबुक वोटबुक, और हम आपको ये वाले चैप्टर के नोट्स भी दिखाएंगे। और आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी करूंगा और एक लास्ट में इसकी नोट की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो बेफिक्र रहो आप, ये चैप्टर तो समझो हो गया आपका, बस बिल्कुल तैयार हो गया। आओ फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं नोट्स और आपको चैप्टर पढ़ाते हैं क्या क्या हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। बिल्कुल श्योर हो जाओ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने वाला है। चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको चैप्टर कैसे हुआ है। ठीक है, आइएगा इस फिर देखते हैं हम चैप्टर। तो जो स्टूडेंट चैप्टर का नाम है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑफ द वी ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, हम उस टाइम देखेंगे। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहला जो इसमें आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया था। एग्रीकल्चर की सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी उस टाइम पे। मीन्स जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और जो उस टाइम की प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल लो थी। क्या रीज़न थे लो प्रोडक्टिविटी होने के? सबसे पहला, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। दूसरा, जमींदार फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और अंग्रेजों को देते थे। इसका मीन समझ में आया स्टूडेंट? उस टाइम में जो जमींदार होते थे वो जो फार्मर होते थे उनसे पैसे वैसे लेते थे और वो अंग्रेजों को देते थे। तीसरा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया था। वो चाहते थे उन चीज़ों का प्रोडक्शन हो जो मार्केट में सेल की जा सके। फूड ग्रेन्स की जगह कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करवाते थे। मीन्स जब उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसे कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था। कॉमर्शलाइजेशन मतलब होता है स्टूडेंट कि जब हम फार्मिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था। उस टाइम उन्होंने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम कर दिया था और कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया था। लाइक इंडिगो की फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जो फूड ग्रेन्स के आइटम थे उन्होंने वो कम करना कर दिया था। तो फूड ग्रेन्स से क्या हुआ, जो उन्होंने इंडिगो की फार्मिंग करी उससे प्रोडक्टिविटी लो हो गई। तो एक ये भी रीज़न था जिससे प्रोडक्टिविटी लो हुई थी। ये जो मैंने आपको 4 रीज़न बताए कि एक तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। दूसरा, जमींदार जो बड़े बड़े जमींदार थे वो फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देते थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। वो फूड ग्रेन्स की फार्मिंग कम कर रहे थे और कैश क्रॉप उगा रहे थे लाइक इंडिगो। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिशन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। जो ब्रिटिशन थे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। इंडिया में 1907 में बस एक इंडस्ट्री बनी थी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बस एक जो उस टाइम में जो एक कंपनी थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में बनाई गई थी। बस एक ये कंपनी डेवलप हुई थी उस टाइम पे, बाकी सब इंडस्ट्री कुछ डेवलप नहीं हुई। इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस चल रहे थे इन्होंने उसको भी बर्बाद कर दिया था। जो इंडिया में उस टाइम हैंडीक्राफ्ट बिजनेस चल रहे थे, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस होते हैं। तो जो लोग वो बिजनेस कर रहे थे उस टाइम पे तो उन्होंने अंग्रेजों ने बिल्कुल वो भी तबाह कर दिया था। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी कैसे तबाह करा था वो देख लेते हैं। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे और जो खुद अपने प्रोडक्ट सेल करते थे उस पर बहुत कम टैक्स। मीन्स जो उस टाइम की जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी जो इंडियन पीपल्स बनाते थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो भाई जब टैक्स लगाएंगे तो वो चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी, तो और लोग और अपनी जो प्रोडक्ट बनाते थे वो उस पर कम टैक्स लगाया, तो उनका प्रोडक्ट तो सस्ता रहता था और
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट महंगे हो जाते थे क्योंकि भाई उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, तो लोग तो भैया वही खरीदेंगे ना जो उन्हें सस्ता मिलेगा। तो ऐसे करके इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उन्होंने तबाह कर दिया। और लोगों को मशीन से बने हुए प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, तो हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की डिमांड कम हो गई। और दूसरी बात ये थी कि जब लोग ब्रिटिशर मशीनों से प्रोडक्ट बनाते थे, तो जो मशीनों से प्रोडक्ट बनते हैं उसमें फिनिशिंग भी होती है गाइस, और हैंडीक्राफ्ट जब हाथों से चीज़ें बनाएंगे तो उसमें थोड़ी कम फिनिशिंग होगी। तो एक ये भी चीज़ थी जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम कम हो गया। और दूसरा क्या करा ब्रिटिशर ने रेलवे लॉन्च करी, जिससे उनका जो सामान था वो दूसरे शहरों में इजीली ट्रांसफ़र हो पाता था और हैंडीक्राफ्ट चीज़ों का कम हो पाता था। तो इस वजह एक ये भी रीज़न था जिस वजह से उनका जो प्रोडक्टिविटी थी वो और कम हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर था ऐसे भी करके तबाह कर दिया, बिकॉज ब्रिटिशर ने रेलवे लॉन्च करी तो उनका जो सामान था वो इजीली ट्रांसफ़र हो पाता था, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों का नहीं हो पाता था जो लोग हाथ से बनाते थे। तो ऐसे करके इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तबाह कर दिया था उन्होंने। उसके बाद डेमोग्राफी सेक्टर, आइए स्टूडेंट फिर डेमोग्राफी सेक्टर देखते हैं। डेमोग्राफी सेक्टर उस टाइम का कैसे था। तो उस टाइम डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत पुअर थी, समझे, मीन्स आप समझाते हैं हम आपको। जो डेथ रेट थी वो 40 थी और बर्थ रेट थी जो 48 थी, और सर्वाइवल रेट थी ओनली 8%। ठीक है, डेमोग्राफी सेक्टर होता है मतलब जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन वो कितने लोग मतलब कहने की बात यह है कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, या जो छोटे बच्चे हैं वो कितने साल में मर जा रहे हैं, ये सब जो होते हैं ये डेमोग्राफी सेक्टर में आते हैं। तो उस टाइम का डेमोग्राफी सेक्टर बहुत पुअर था। जो डेथ रेट थी लोगों के मरने की जो वो थी डेथ रेट वो 40 थी और बर्थ रेट थी 48 और सर्वाइवल रेट थी ओनली 8%। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होती है गाइस, ये होती है 1 साल से कम का बच्चा, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उस टाइम क्या था, जो अगर 1000 बच्चे होते थे तो उसमें से 218 तो मर जाते थे, उस टाइम ये बोलती रेट थी। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक पर्सन लाइफ जितने के ओनली 44 ईयर्स एक्सपेक्टेंसी होती थी। मींस अगर जैसे मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताती है, लाइक कोई पर्सन है वो कितने साल जिएगा वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो उस टाइम की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ओनली 44 ईयर्स थी। मींस उस टाइम के जो लोग थे वो मैक्सिमम 44 ईयर्स तक जीते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आता है गाइस, मैंने लिख भी रखा है, ईयर ऑफ ग्रेट ड्राइव। ईयर ऑफ ग्रेट ड्राइव 1921 को बोलते हैं, बिकॉज 1921 से पहले जो डेमोग्राफिक सेक्टर थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो स्लो ग्रो कर रही थी, बट 1921 के बाद जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी, ट्रांजिशन थी, वो फास्ट ग्रो कर रही थी। तो ये 1 मार्कर में आ जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, 1921 को बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देख लेते हैं कि जो ब्रिटिशर थे वो इन्होंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था। तो ब्रिटिशर ने कंट्रीब्यूट तो किया इंडिया में, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया में करने का, इंडिया को डेवलप करना नहीं, बस वो चाहते थे कि हम अच्छा फंक्शन करें, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर करा। तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या था, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडिया को डेवलप तो किया, बट उनका मेन मोटिव अपनी कंट्री को डेवलप करना था, इंडिया को डेवलप करना नहीं। तो उन्होंने क्या क्या करा था इंडिया में रेलवे लॉन्च करी उन्होंने 1850 में। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम बनाया, जुडिशरी बनाया, रोड्स बनवाई, इंडिया में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर करा उन्होंने। मतलब इंडिया के लिए ये सब कंट्रीब्यूट था ब्रिटिशर का, बट मेन मोटिव क्या था, उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप करना था, इंडिया को डेवलप करना नहीं। मेन मोटिव उनको अपनी कंट्री का डेवलप करता। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहता है लाइक एक कंट्री में टोटल 100 लोगों की वर्कफोर्स है, वो अलग अलग सेक्टर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। मींस अगर मान लो हमारे इंडिया में 100 लोग हैं, तो 100 लोग कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हैं वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो उस टाइम जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें 72.7% थे, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% और टेरिटरी सेक्टर में 17.2%। फिर फॉरेन ट्रेड देख लेते हैं, उस टाइम की हमारी फॉरेन ट्रेड कैसी थी।
तो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में रॉ मटेरियल और इंपोर्ट होता था फिनिशिंग गुड। तो उस टाइम इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में रॉ मटेरियल और इंपोर्ट होता था फिनिशिंग गुड। एक्सपोर्ट मीन्स होता है गाइस, जैसे हमारी कंट्री है, हम हमारी कंट्री से कुछ बाहर सामान भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हुआ, और बाहर से कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो वो इंपोर्ट हुआ। तो उस टाइम हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और वहाँ से फिनिशिंग गुड आते थे। फिनिशिंग गुड हाई रेट में देती थी ब्रिटेन हाई रेट में हमें देती थी और रॉ मटेरियल सस्ते में परचेज करती थी। तो उस टाइम इंडिया का 50% से ज़्यादा ट्रेड 50% से ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन से होता था, ये याद रखिएगा। 50% से ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन से होता था और श्रीलंका ईरान इन सब से कम होता था। तो फॉरेन ट्रेड से ट्रेड सरप्लस होता था, ब्रिटिश इस सरप्लस को वॉर में यूज़ करते थे। समझे कुछ? तो जब हमारी कंट्री से भाई वो सस्ते में सामान परचेज करेंगे और हमें महंगे में देंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जो सरप्लस होगा, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो उनके पास जो सरप्लस होता था ब्रिटेन उस सरप्लस को वो वॉर में यूज़ करते थे। मतलब लड़ाई झगड़े जो होते थे उस टाइम पे वॉर चलते थे, उस वॉर में यूज़ करते थे उस पैसे को। तो एक इकोनॉमिक्स थे दादा भाई नरूदी ने कहा जो ट्रेड है, मतलब जो ट्रेड का सरप्लस है वो गलत जगह यूज़ हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जो हमारा सरप्लस है वो गलत जगह यूज़ हो रहा है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स थे, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स हुआ करते थे, जिन्होंने बताया इंडिया किस रेट से ग्रो कर रहा है। तो पहला नाम पढ़ते हैं उनके, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, दाबा भाई नरूजी, विलम डिग्बी, ये सब इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने हमें बताया था कि जो इंडिया की जो रेट है वो कैसे ग्रो कर रही है। तो डॉक्टर VKRV राव ये मोस्ट इकोनॉमिक्स थे, ये कहते थे 1900 से लेकर 1950 तक इंडिया की ग्रोथ रेट लेस देन 2% पर कैपिटल GDP अराउंड 0.5% थी। मीन्स ये इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने हमें बताया था कि जो हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट है वो कैसे ग्रो कर रही है। तो इसको वैसे इतना इम्पोर्टेंट मैंने वैसे देखा नहीं है, मैंने आया हो किसी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, बट आप इनमें से जो ये डॉक्टर VKRV राव वाला है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। डॉक्टर VKRV राव ने ये कहा था कि 1900 to 1950 तक इंडिया की ग्रोथ रेट लेस देन 2% पर कैपिटल GDP अराउंड 0.5% थी। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है, इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, यही था जो मैंने आपको रीड करवाया है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो बस कर दो गाइस, बहुत नीड है आपकी सपोर्ट की इस टाइम। तो अगर अच्छी लगी हो तो गाइस ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। और एक बार मैं आपको इसकी पूरी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड वाला पेज है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसके मैं आपको फर्स्ट वाले का भी दिखा देता हूँ पूरा। फर्स्ट वाला गाइस ऐसा है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी एक डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगा। टिल देन बाय।